हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। टुडे दरभंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आया हूं और एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूं जो ये बच्चों से फैसला करवाते हैं कि उनको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूं स्पॉन्सर जो है हमारे मिथिला इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, क्या नाम है, मिथिला इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंस और आर एजुकेशन और एक्सेलेंट बायोलॉजी, ये हमारे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने हमारे इस शिक्षा संवाद को बढ़ाने में हमारी मदद की। और जो मेरे साथ बैठे हुए हैं कमाल क्लासेस के MM कमाल साहब, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया सर। और बात शुरू करने से पहले मैं एक सेकंड लूंगा अपने दर्शकों का ये बताने के लिए कि 10th एक ऐसा क्लास होता है जो ये तय करता है कि आने वाले समय में बच्चे अपने भविष्य के बारे में क्या फैसला करेंगे। फॉर्म भरने के साथ ही वो फैसला कर लेते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है और 10th में ही उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको साइंटिस्ट, व्हाटएवर जो भी बनना है वो 10th में ही फैसला होता है। इसलिए 10th को आयरन गेट भी कहा जाता है। और उस आयरन गेट को तैयार करने वाले हमारे कमाल साहब हमारे बगल में बैठे हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं साइंस, क्योंकि साइंस ही बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो साइंस बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं जी। तो बच्चों से आप मिलते हैं जी, उनको पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बच्चे दिल से लेते हैं उस सब्जेक्ट को चुनते हैं या कि घर का प्रेशर भी होता है उनको कि नहीं बेटा तुमको साइंस ही पढ़ना है? ऐसा कुछ बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में आपने रीड किया है? देखिए सर, होता क्या है कि बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्टेड होगा, बच्चे उसमें रुचि रहेगी तो उसमें वो पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को जी। अगर उसको रुचि नहीं रहेगी तो वो उस सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं चाहेंगे। और रुचि तब होगी जब वो सब्जेक्ट को वो समझेगा। अगर वो नहीं समझेगा तो उसको लगेगा कि ये हमसे नहीं हो सकता है और वो उसके लिए एक बोझ बन जाता है। तो हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले उसको रुचि कैसे आएगी, तो इसके लिए हम लोग उस सब्जेक्ट को इस तरह से बच्चे के सामने पेश करते हैं ताकि उसको लगे कि हाँ ये हम समझ रहे हैं और ये हमसे हो सकता है, तो बच्चे उसको करेंगे। अगर हम सिर्फ लिखा दिए और बच्चे उसको रट लिए और रट करके फिर हम उसको सुनेंगे, तो जो रट करके याद करेंगे तो फिर अभी वो नहीं कर पाएगा और वो उसकी इंटरेस्ट जो है वो सब्जेक्ट से हटती चली जाएगी। सर आप ये पूछना चाह रहे हैं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ाते भी हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं जी। और मैथमेटिक्स में ज्यादा नंबर भी आता है और बच्चे उम्मीद भी करते हैं ये डिवीजन में नंबर लाएगा, हमारे मदद करेगा जी। तो जब मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं जी, तो वो कौन सी पद्धति है, वो कौन सा मेथड है जिसके जरिए आप बच्चों को कम समय में ज्यादा चीजें समझा सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात है कि बच्चों को हम लोग वो मेथड यूज करते हैं, जैसे कि हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को जो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो हम लोग PBH निकालना बताते हैं, तो बच्चे को अगर लिख देंगे sin थीटा इक्वल टू P/H, तो बच्चे को याद करने में सबको cos थीटा इक्वल टू B/H, तो फॉर्मूला याद करने में उसको दिक्कत होगी। तो हम लोग एक बार लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर और B से बोले। तो उससे क्या होता है कि वो बच्चा वो फॉर्मूला एक हम लोग उसको इस तरह से कर देते हैं कि बच्चे हंस के उसको ले लेते हैं कि हाँ ये हमसे हो जाएगा, और बच्चा वो फॉर्मूला को खेल खेल में बच्चे उसको अब सीख जाते हैं और बच्चे के ऊपर वो बोझ नहीं होता है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है ना सर, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स टोटल फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप मैथमेटिक्स आपसे बाहर है, आप नहीं कर पाएंगे। और फार्मूला में भी बच्चों को आप कुछ ऐसा मेथड हम लोग देते हैं कि बच्चे जो है उस फार्मूला को उसको ज्यादा रटना नहीं पड़े, हाँ बिल्कुल इजिली कर ले। रटंत एजुकेशन के हम लोग खिलाफ है और रटंत एजुकेशन हमारी अभी नई शिक्षा नीति भी बनी है अभी भारत सरकार के थ्रू, और इसके पहले भी जो शिक्षा नीति है इसके अंदर भी कहा गया है कि आप बच्चों को एजुकेशन जब उस पर बोझ बनेगा वो पढ़ाई छोड़ देगा। अगर एजुकेशन उसको बोझ नहीं बनेगा और वो उसमें इंटरेस्ट आएगा, एंजॉय करेगा, और वो कराने के लिए एक टीचर होता है।
तो जो टीचर जो है अगर उनको उस तरह से इंटरेस्ट लावे उस सब्जेक्ट में तो बच्चे उसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि 1 साल का वक्त होता है जी सर। और जो एग्जाम से 2 से 3 महीने वाली बात होती है, जी तो ये बात हम बाद में कर लेंगे। इस पे ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जी। है। उससे पहले हमारे मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारी मिथिला की परंपरा है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ दरभंगा, जो यहाँ का मशहूर इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर भी किया है, मेरी मदद की है, वो अभी आपको सम्मानित करेंगे और मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर को सम्मानित किया जाए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शाहिद साहब जो डायरेक्टर है मिथिला इंस्टीट्यूट का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी बराबर हमारे साथ रहते हैं और हमारे सहयोगी हैं। तो सर, जब इम्तहान का समय आता है जी सर, तो बच्चे ज़्यादा एफर्ट देते हैं। बिल्कुल। इम्तहान से 2-3 महीना पहले तक वो बड़ा इजी लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे विद्यार्थी जो मतलब 3-4 महीना ही पढ़ते हैं, बाकी साल चलो हो जाएगा, ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से एज ए शिक्षक? देखिए, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी की जो बुक होती है, बीटीसी की, अब तो एनसीईआरटी में भी सेम है, एक ही बुक हुआ, तो बीटीसी की जो बिहार टेक्स्ट बुक की बुक है एनसीईआरटी, वो पढ़ें। और उसमें अगर आपके पास 3-4 महीने का समय है एग्जाम का, तो आप उसमें एनसीईआरटी की बुक में क्या है सर, कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, तो उसमें जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन को वो अगर कर लेते हैं तो वो बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। और चूंकि मैथमेटिक्स में क्या है कि 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करें, चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वो चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक चैप्टर पढ़ लेने से। उसके बाद लेसन 7 है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 2 चैप्टर पढ़ लिए तो आपको 20 नंबर आ गया। उसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्री, उसमें ट्रिगोनोमेट्री से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 40 मार्क्स कर लिया, ये इजी हम बता रहे हैं। और उसके बाद आप ये सांख्यिकी है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उससे 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो 50 मार्क्स आप कर लिए। यानी कि आप ये बेस बना लिए कि आप अच्छे मार्क्स, अगर 15 मार्क्स पे आपको कंफर्म है, तो उसके बाद भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, जैसे एपी हो गया, अलजेब्रा के अंदर आता है, और ग्राफ जो है वो फिक्स है, ग्राफ बनाना। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन है, जो 11.1 11.2 है, उसको कर ले। तो ये कुछ कम चैप्टर पढ़ के स्टूडेंट 60 70 80 मार्क्स ला सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये भी है सर कि बच्चे, आप तो शिक्षक हैं, पढ़ा देते हैं, सारी चीज पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन उस प्रिपरेशन में, एग्जाम के प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है टाइम मैनेजमेंट का। जी बिल्कुल। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ना होता है जी, थोड़ा खेलना भी होता है जी, और किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कितना टाइम दें ताकि उनका प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथली वो हो जाए और वो अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आ जाए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप सबसे पहले आपको 5 सब्जेक्ट हैं, आप सिर्फ मैथ और साइंस में उलझे हुए न रहे। आपका लैंग्वेज पेपर बच्चे क्या होते हैं कि जो पढ़ते नहीं, आप एक रूटीन सेट करें कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक मैथ बनाना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक साइंस पढ़ना है, फिर एसएसटी पढ़ना है, फिर उसके बाद लैंग्वेज जो होता है मैट्रिक में वो 3 लैंग्वेज हो जाता है। एक इंग्लिश जो है वो आपको वो कंपलसरी नहीं है, उसमें अपियर होना जरूरी है, बिहार में अभी पास करना उसमें जरूरी नहीं होता है। बाद में कि 2 लैंग्वेज है, एक चाहे आपको हिंदी हो उर्दू हो, हाँ, तो वो 2 लैंग्वेज है और फिर इंग्लिश है। तो आप सभी सब्जेक्ट के लिए एक रूटीन सेट करें कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ के 5 पन्ना बराबर समझ के सबको देखना है आपको। ऐसा न हो कि आप मैथ साइंस के उलझन में कहीं आपका लैंग्वेज में कुछ हो जाए तो आपका ये पढ़ा हुआ सब बेकार। क्योंकि मैट्रिक वो नहीं है कि आपको प्रमोट कर देगा बाद में क्लियर कर लीजिए, नहीं, एक में गए सब सब्जेक्ट में गए। लेकिन लैंग्वेज का, जब इंग्लिश की बात आप कर रहे थे सर जी, इंग्लिश भी तो चूंकि आगे जो
बच्चा जब 10th के बाद आगे जाता है, 12th में, ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में, सारी का सारा सिलेबस इंग्लिश में होता है जी बिल्कुल। तो पहले से ही बच्चों को इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्या? नहीं। वो इतना ध्यान दें कि ताकि आने वाले समय में उसको उन किताबों को पढ़ने में, समझने में दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल, अगर उसको इंग्लिश नहीं आता है तो वो आगे की एजुकेशन वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर ये बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं, खास करके वो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं एज ए इंग्लिश टीचर हूँ और मैं बच्चों को मोटिवेट भी करते रहता हूँ कि आपको जो है इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं आएंगे तो आप 10th के बाद, बिहार बोर्ड के बाद आप आगे जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को चाहिए कि इंग्लिश में भी वो इंग्लिश उतना ही ध्यान दे, तो वो उस सब्जेक्ट को भी उतना ध्यान दे और 6 सब्जेक्ट को लेकर के इक्वली चले और सब में जो है ध्यान बराबर दे। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सर अब तो बहुत नजदीक एग्जाम है जी और वक्त भी बहुत कम है जी, और ऐसे में बच्चे पर ज्यादा प्रेशर बन जाता है जी एग्जाम आ रहा है, नजदीक आ रहा है जी। तो क्या बच्चों को उन सारी चीजों से प्रेशर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप गुड माइंड गुड फाइंड, अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो आपके लिए सब चीज इजी हो जाता है, और अगर आप निगेटिव लेते हैं तो आपके लिए वो टफ हो जाता है। अगर हम गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, पहले से डर जाएंगे कि ये बॉलर से मुझे खतरा है, मैं आउट हो जाऊंगा, लेकिन मैं समझ लूंगा कि ये बॉलर क्या है, इसको तो मैं 6 बॉल को बाउंड्री लगा दूंगा, तो 6 बॉल नहीं तो 3 बॉल बाउंड्री जाएगा। तो इसलिए होता क्या है सर कि बच्चों को चाहिए कि पॉजिटिव ले, कुछ टफ नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स है, मैथ की बात करें हम तो 100 मार्क्स की जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसमें 50 का जवाब देना, 50 मार्क्स कहां से हो गया? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास डबल है। बहुत अच्छा मौका है स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाने का। एक ये समझिए कि एक बनाना तो एक छोड़ना, तब 1 से 100 तक में बच्चे ये देखे कि जो उसमें उसको आ रहा है उसको पहले बनाते चले, टाइम नहीं वेस्ट करें। पहला राउंड 1 से 100 तक चले। अगर मान लीजिए पहला राउंड में मैंने 30 क्वेश्चन बना लिया, अब हमको 20 बनाना है। अब जो नहीं बना है हमको, अब उसमें ज्यादा थोड़ा सा और टाइम दे करके देखें। दूसरा राउंड में 10 बन गया, फिर तीसरा राउंड में 10 बन गया। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करें, टाइम पर ध्यान रखें, एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम, तो वो उस हिसाब से उस ऑब्जेक्टिव को वो 50 कर लेंगे। और मैं बता दूं बच्चों को 50 से ज्यादा नहीं करना है, 50 का ही जवाब देना है 1 से 100 के बीच में। नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल है। मैथ में होगा क्या, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 30 क्वेश्चन में से 15 का जवाब देना होगा, तो वहां भी आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको कम गया, 2-2 मार्क्स का होगा। फिर जो है आपको 8 क्वेश्चन जो है दिया जाएगा, उसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब पूछा जाएगा, तो वो भी 5 मार्क्स के होंगे 20। आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल हैं, आप चाहेंगे तो आप बेहतर मार्क्स कर सकते हैं। इसको सरल भाषा में ऐसे समझाया जा सकता है बच्चों को, जहां तक मैं समझ रहा हूँ सर जो बता रहे हैं कि यस नो की पद्धति अपनाइए। जी बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर हाथ में है, बिल्कुल यस आई नो, हाँ आपको नहीं आता है पास, बिल्कुल, जो आता है बनाते चले जाइए, जो नहीं आता है पास हुई है। बाद में उसको जब आपको 100 मतलब उसमें 30% आया, इसको बाद में हम अपना समय देखें, लेकिन समय की बर्बादी नहीं करें। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है सर के हिसाब से। सर अभी तो आप साइंस के टीचर हैं, साइंस के बारे में बताया जी, खास के मैथमेटिक्स के बारे में बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वही हाल है वो जी जी उसी तरह। लेकिन मैं बात करूंगा एज ए टीचर, इंग्लिश टीचर के। जी, इंग्लिश की तैयारी बच्चे कैसे करें? बिहार के बच्चों का अंग्रेजी कमजोर होता है, तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि बच्चों को इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करना। उसमें ग्रामर है, उसमें लिटरेचर है, उसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो डिटेल्स में भी लिखना होता है लिटरेचर में। बिल्कुल। देखिए मैं 12 की इंग्लिश की बात आप कर रहे हैं, मैं 11th-12th इंग्लिश के टीचर हूँ, तो मैं एज ए इंग्लिश टीचर मैं बच्चों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि देखिए आपके पास जो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पास 100 क्वेश्चन जो होंगे उसमें से 1 से लेकर 60 तक ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे, और फिर 61 से लेकर के 100 तक लिटरेचर के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा है तो पहले ग्रामर को बनाइए और बाद में जाके लिटरेचर को बनाइए। अगर लिटरेचर पोर्शन अच्छा है तो आप पहले लिटरेचर को बना लीजिए, बाद में ग्रामर को बना लीजिए। आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अब ग्रामर में जो कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे आर्टिकल्स हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, मॉरल एक्सरी हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया,
कंबाइंड सेंटेंस हो गया, तो साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इससे क्वेश्चंस हैं, ठीक से इतना पढ़े वो। अब बात आती है लिटरेचर में, ये तो ए ग्रुप में हो गया, ए ग्रुप में टोटल ऑब्जेक्टिव होंगे। बी ग्रुप में जो है उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो एस्से लिखने से रिलेटेड होंगे, राइटिंग एबिलिटी की जांच के लिए दिया जाता है वो। नंबर 2 में आइए तो उसमें जो है सो प्रोज से दिए जाते हैं, 4 रहते हैं, उसके लाइंस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसमें से एक का जवाब देना होता है। देखिए 4 में से एक देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, वो पोएट्री से होते हैं, उसमें 4 होते हैं उसके लाइन, उसमें से एक का जो है आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, उसमें लेटर और एप्लीकेशन होते हैं। और उसके बाद जो है 5 नंबर क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसके 50% का जवाब देना होता है। मेन है 6 नंबर क्वेश्चन जो 15 नंबर का पूछा जाता है, तो उसमें जो 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 3 का जवाब देना होता है। तो मैं कहूंगा कि आपका 10 नंबर में आज फिक्स कर देता है उनको, क्योंकि देखिए प्रोज से क्या है कि राइटर का नाम और जो चैप्टर लिखे, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, महात्मा गांधी लिखे हैं, तो वो राइटर का नाम याद कर लेते तो मैचिंग वाला रहेगा प्रोज तरफ से 5 नंबर का। आप पोएट्री तरफ से भी जो जैसे कि मान लीजिए सुटेस्ट लवाइट नोटबुक को लिखे हैं जॉन डन, तो उधर से भी 5 नंबर के मैचिंग वाला रहेगा। तो सिर्फ राइटर के नाम याद रख लेने से 10 नंबर हो गया। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 होंगे उसमें 6 ऑप्शन होंगे, उसमें से 3 का जवाब देना है। तो 2 तो दे ही दिए, हम बता दिए, 10 नंबर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में पैसेज होंगे, उसके और में प्रेसी होंगे। तो बच्चों के पास हर इतना अच्छा क्वेश्चन का पैटर्न है कि आपके हमेशा डबल मिल रहे हैं आपको, उसमें से हाफ का जवाब देना है। सर चलते चलते हमारे बच्चों को आप ये बताने की कोशिश करें कि बच्चे के पास जो भी सब्जेक्ट्स है, चाहे लिटरेचर हो जी, चाहे लैंग्वेज हो जी, या मातृभाषा हो या उनका अपना सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वाटेवर जो है, जो उनके पसंद है उसके हिसाब से लेते हैं। तो एग्जाम के टाइम पे सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करना है कि नहीं, जो मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उस पर फोकस कर रहा है, उसमें दिल लग रहा है पढ़ने को, उसको पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को साइड छोड़ते चले जा रहे हैं कि तो देख ही लेंगे, या इस जिसमें इंटरेस्ट है तो हम जानते हैं इसको छोड़, उसको रिवाइज जो करना होता है। तो ऐसे समय में, एग्जामिनेशन के समय में बच्चों को आप क्या एडवाइस करेंगे कि सब सब्जेक्ट को वो एक साथ लें और उसकी तैयारी कैसे करें? देखिए मैंने पहले ही आपको कहा, मैं अभी बता रहा हूं कि आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको आपको इक्वल लेना होगा। कोई आपसे ये पूछेंगे, बच्चों से ये पूछेंगे कि आपको कितना मार्क्स है, 450। बाद में लोग पूछता है कि बताओ फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, इंग्लिश में कितना है, बायो में कितना है। तो टोटल जो भी मार्क्स है आपके टोटल में ऐड होंगे। तो आपको टोटल सब्जेक्ट में बैलेंस बना के रखना है और सबको एक साथ आपको तैयारी करनी है, सबकी रिवीजन करना है। और सारे सब्जेक्ट के आप इक्वल रिवीजन करेंगे तो आप बेहतर मार्क्स कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि वो मेरे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, इंग्लिश में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में है, तो आप ये सब्जेक्ट में अच्छा कर लेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप इंटरेस्ट नहीं ला रहे हैं, तो वही आपको ले डूबेगा, आपका मार्क्स को कम कर देगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग टू मी आपको बच्चों को जो है सारे सब्जेक्ट को इक्वल ध्यान देना चाहिए और सारे सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलना चाहिए। सर सारे बच्चे तो एक जैसे होते नहीं है, सब अलग अलग किस्म के बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे पाए जाते हैं जो पढ़ते साल बाद ठीक ठाक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है तो वो टेंस हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो टेंस ना ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को ये संदेश तो मैंने पहले भी कहा कि बच्चों को ये जब चीज नहीं करना है, पॉजिटिवली लेना है, एग्जामिनेशन को पॉजिटिवली लेना है, तो उससे क्या होगा कि उसके बर्डन कम होंगे और वो वहां अच्छा कर पाएंगे। वो चूंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि वो मैट्रिक के भी बोर्ड एग्जाम दिए हैं, तो वहां उसको जो है ये नहीं करना है, कोई प्रेशर में लेके नहीं चलना है। आप सिर्फ जो टाइम बचा हुआ है वो वक्त को, उस समय को आप अपने सब्जेक्ट में लगाइए। सोचने से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। तो आप पढ़ेंगे तो आपकी हौसला बुलंद होगा, न पढ़ेंगे आप, अगर वो उस तरह से न पढ़ेंगे, सिर्फ सोचेंगे, तो मैं भी सोचता हूँ रात में कि कल मुझे एक एरोप्लेन हो जाता, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं करूंगा वर्क, तब वो हम जाकर के वो हमको मिल सकता है। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप जो वक्त बचा हुआ है इसमें आप पढ़िए। जहां लग रहा है कि जो सब्जेक्ट में हम वीक हैं, जो हमारा वीक जोन है, उसको हम
स्ट्रॉन्ग जोन में जो है उसके लेवल में लेके आ जाए, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। सर आपको 12th की बात कर रहे हैं, 12th के बाद ही लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वाट एवर अपने फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं जी। तो कोई एडिशनल एफर्ट देने की जरूरत होती है क्या? क्या कि 12th के बाद इमीडिएट वो प्रिपरेशन में चले जाते हैं क्रैक करने के चक्कर में, नीट में, जेई में, तो ये इस तरह का भी एडवाइस करते हैं बच्चों को पढ़ाने के समय कि बेटा ऐसे पढ़ोगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, आप कम समय में ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, या अपने एग्जाम को ही क्रैक करना है तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया कि कम समय में बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे जो है जो क्वेश्चंस कम समय में अगर वो करना चाहते हैं, अगर उसके वो सब्जेक्ट पे पकड़ है और नॉलेज उस सब्जेक्ट में उसको हासिल करना है। बहुत बच्चे क्या होता है कि हम लोग 11 12 के बाद ही बताते हैं कि क्या करना है आपको। तो देखिए मैं उसको जो बताऊंगा मैं एक मोटिवेशन तो करते हैं, लेकिन गार्जियन से भी हम कहना चाहेंगे कि बच्चे को प्रेशर नहीं बनाए। गार्जियन कहते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाना, तो इंजीनियर बन जाना, तुम कोई टीचर बन जाना। बच्चों से पूछना चाहिए कि तुम क्या करोगे। अगर कोई तेंदुलकर बनना चाहता है उसको शाहरुख खान बना दीजिएगा तो कैसे होगा? तो इसीलिए वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है। तो जहां बच्चों की चाह हो, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को उस जहां बच्चे की पूछना चाहिए कि चॉइस क्या है, क्या बनना चाहते हो, तो वहां बच्चों को जो है सो देना चाहिए। तो सर हम समझते हैं कि सर ने जो कुछ भी कहा हो आप लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे तो अब सर से बात करते रहें तो सर थोड़ा पूरी रात बैठ के आपको समझाते रहेंगे, शिक्षक हैं, अब कितना आपके समझ में आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सर ने जो कुछ भी कहा है, आपको टाइम मैनेजमेंट में काम करना है, आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलना है, आपको इंग्लिश को भूल नहीं देना है, क्योंकि आपके आने वाला समय इंग्लिश पे ही डिपेंड करता है, और आपको अपने सब्जेक्ट पे भी उतना ही ध्यान देना है। और सबको जब इक्वल लेके चलेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़िए मत, हल्के में मत लीजिए, सब पर इक्वल ध्यान दीजिए, इक्वल प्रिपरेशन कीजिए और टाइम फ्रेम के अंदर में कीजिए। तो सर आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो बच्चे सर को देख रहे हैं अगर उस पर अमल करेंगे तो डिवीजन को कोई नहीं काट सकता है। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर।